तो अधीर रंजन चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम दलों का समर्थन करने के लिए अलग अलग राज्यों में ममता बनर्जी जाती हैं, लेकिन कर्नाटका में चूंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, इसलिए ममता बनर्जी ने वहां उनका समर्थन नहीं किया। तो ऐसे में अब जो ममता बनर्जी जो फॉर्मूला दे रही हैं, क्या कांग्रेस उस फॉर्मूले को मानेगी? इसी पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। मानव जायसवाल जी प्रवक्ता टीएमसी के मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक झा जी बीजेपी से मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का TV9 डिजिटल पर। अब से कुछ ही देर बाद कुछ और मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। मानव जायसवाल जी, फॉर्मूला तो ममता बनर्जी ने सुझाया है, नीतीश कुमार भी, अखिलेश यादव भी इस फॉर्मूले पर सहमत नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही भाई आप कर्नाटका में तो साथ थे नहीं, तो अब इस फॉर्मूले पर कैसे साथ आए? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को भी। कांग्रेस के जो अधीर रंजन जी हैं वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसके ऊपर हमको ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहले तो सिद्ध उनको कर लेना चाहिए या मान लेना चाहिए कि उनको मोदी शासन को हराना है या नहीं हराना है। और अगर हराना है तो उनको पता रहना चाहिए कि बंगाल में उनकी क्या सीट की समीकरण है, सीट का जो समीकरण है उनका क्या वोट बैंक है, उनको किस तरीके से उनकी पार्टी को या उनको उनके नेतागण को बंगाल की जनता समझती है, ये उनको सिद्ध कर लेना है। अब बार बार एक सागर दिघी वाली एक सीट के बारे में ये चिंतन विश्लेषण करते रहेंगे, लेकिन ये दिखा गया है कि भाजपाई, सीपीआईएम और कांग्रेस ने मिलकर वो सीट लड़ी। उनके जो नेतागण है वो जाके शुभेंदु अधिकारी के पैर छूते थे, उनसे वोट मांगा। उनके जो नेतागण अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने थैंक यू बोला, बहुत सारा चीज हुआ। बहरहाल ये छोड़ दीजिए। बड़े परिप्रेक्ष्य में आपको देखना होगा कि भाई बंगाल ने 2021 में वो स्रोत पूरे भारत को दे दिया, और जीतने के बाद हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, जिन्होंने 34 वर्षों के अंधकार से बंगाल को जो बाहर निकाला, सुसज्जित किया, बंगाल को समृद्ध बनाने की पूरी प्रयास करी, तो उसके दौरान क्या हुआ, पहला काम उन्होंने क्या किया। और अभिषेक बनर्जी हमारे युवा नेता है, वो गए कांग्रेस के जो विशेष नेतृत्व है उनसे मिले, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, राहुल गांधी जी से भी मुलाकात हुई और सब कुछ हुआ। लेकिन 2021 वाला जो इलेक्शन था उसमें कांग्रेस क्या कर रही थी, वो सीपीआईएम के साथ थी। बंगाल में सीपीआईएम के साथ वो उनका गठबंधन है। केरल में आप जाइए तो वहां पे वो लड़ रहे हैं, मैंने ताबा तो ढिशुम चल रहा है। तो ये जो सिचुएशन है वो कांग्रेस को सिद्ध करनी होगी। और हमारी नेत्री ने हमेशा बोला है कि भाई बीजेपी जो सबको गोल बंद करती है, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, काफी हद तक मीडिया और उनके तथाकथित अलग अलग पैसे रुपए, अदानी अंबानी सबसे लेके जो गोलबंद करती है पूरे देश को और पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों को, विपक्ष को, अब समय आ गया है कि बीजेपी को हर छोर से जवाब देना होगा। अब देखिए, जैसे महंगाई का जवाब है तो वो एक मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी है तो वो एक मुद्दा रहेगा, महिलाओं की सुरक्षा है तो वो एक मुद्दा रहेगा, बेटियों का सम्मान हो वो एक मुद्दा रहेगा, जिस तरीके से फेडरलिज्म का गला घोट दिया जा रहा है वो एक मुद्दा रहेगा, संविधान को जिस तरीके से अवहेलना की जा रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है, वो एक मुद्दा रहेगा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो बहुत सारी विपक्षी पार्टियां भी हैं और हर जगह से उसको घेरा जाएगा। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में घेरेगी, तो चले आइए झारखंड, वहां पे शिबू सोरेन कांग्रेस मिलकर उनको घेरेंगे। चले आइए बंगाल, तो अकेला दीदी ही काफी है। चले जाइए तेलंगाना, वहां पे केआरएस और कांग्रेस मिलकर उनको घेर ले। उत्तर प्रदेश चले आइए तो भाई अखिलेश है, कांग्रेस कहीं कहीं है, वहां उनको घेरा जाएगा। तो ये जो घेरबंद गोलबंद होगा। बिहार चले जाइए तो उनका एक महागठबंधन है, वो उनको घेर लेगा। और बीजेपी है कहाँ, मूलतः जो हिंदी भाषा भाषी जो क्षेत्र है वहां बीजेपी उत्तराखंड में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, और महाराष्ट्र को अगर बोला जाए तो चोरी चकाटी वाली जो उनकी जो है सरकार वहां है। और बाकी कहाँ है मुझे दूर दूर तक दिख नहीं रहे हैं, हिंदी बेल्ट में मुझे दिख नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, और जहां है वो वहां पे गठबंधन में है। रोकते हुए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, चूंकि सशर्त ये अलायंस की बात ममता बनर्जी कह रही हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस वो लगा रही हैं, तो क्या ये गोलबंदी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं शर्तों के साथ, ये गोलबंदी विपक्ष की हो सकती है क्या? या इस बिग पिक्चर में, बिग कैनवास पर आप कांग्रेस को उतना मजबूत अब नहीं देख रहे हैं? और जो पिक्चर है, क्या कांग्रेस पार्टी के बिना भी विपक्ष की गोलबंदी की पिक्चर पूरी हो सकती है? त्यागी जी, देखिए, दो परिप्रेक्ष्य में इसको देखिए। पहले तो मैं ये जो आपकी शर्तें वाली जो थियरी है उसको नकारता हूं। हम शर्त नहीं लगा रहे हैं। देश को बचाने के लिए कोई शर्त नहीं होता है।
देश को बचाने के लिए त्याग होता है, बलिदान होता है, जो सबका समन्वय होता है, सबका साथ कैसा मिले उसके प्रति एक चेतना सुचेतना में बदलती है। ये है देश हमारा। आज जो लड़ाई है वो देश को बचाने की लड़ाई है। 2014 में जहां 56 लाख करोड़ का कर्ज था हमारे देश में 70 सालों में, आज वो 162-63 लाख करोड़ हो गया है। जो हमारी नवरत्न कंपनियां थी वो बेचने के कगार में हैं, उनको जबरन नुकसान में ढकेला जा रहा है। जो हमारे युवा सुसज्जित होते हुए, ऊर्जित होते हुए 2014 में मोदी जी के भाषणों पे मैंने नतमस्तक हो गए थे और उनको दमखम से वोट दिया था, आज उनको रोजगार चाहिए, आज उनको अपने आत्मसम्मान की जरूरत है। और उसके उसी छोड़ में हमारे संविधान की जिस तरीके से अवहेलना हो रही है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है जिसको तोड़ मरोड़ा जा रहा है, चाहे वो सीबीआई के थ्रू हो, चाहे वो ईडी के थ्रू हो, चाहे वो गवर्नर के थ्रू हो, चाहे वो लोकल कोर्ट और जिस तरीके से मैनिपुलेशन के थ्रू हो, उसको बचाने की लड़ाई है। और उस लड़ाई में हर व्यक्ति की आवश्यकता है। और हम कोई शर्त नहीं रख रहे हैं, हम एक सुझाव दे रहे हैं। शर्त और सुझाव में बहुत फर्क होता है। शर्त होता है जो दम दिखाता है, सुझाव होता है जो एक प्रीत, एक समन्वय और एक विश्वास को दर्शाता है। हम विश्वास की बात कर रहे हैं। आप भरोसा रखिए भाई, आपको भाजपा को लड़ाना है, हमको भी भाजपा को लड़ाना है, हमको देश को बचाना है, हमको भी देश को बचाना है। आप भी देश को बचाने की लड़ाई में सुसज्जित होना चाहते हैं, हम भी उसमें सुसज्जित होना चाहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि भैया हिंदी बेल्ट ने बोला होगा कि भले ये तुम बंगाली हो, तुमको हम देश की लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं देंगे? जो उन्होंने कभी तमिलनाडु में वालों ने बोला कि भाई तुम मराठी हो, हम तुमको लड़ाई में लड़ने की बात नहीं करेंगे? वो गुजरातियों ने बोला कि भैया चलो तुम तो यूपी वाले हो, भैया हो, तुमको हम नहीं लड़ने देंगे, हम राज करेंगे? ऐसा नहीं होता है। जब देश हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जब देश को बचाने की बात आती है तो हर कोई अपना योगदान देना चाहता है। हमारे पूर्वजों ने काफी बलिदान दिया है, योगदान नहीं बलिदान दिया है, और हमने कुछ नहीं किया है। मानव जी, एक मेरा सीधा सवाल, देखिए लोकतंत्र को बचाने की दुहाई तो आप दे रहे हैं और इसी आधार पर विपक्षी एकता की बात भी कह रहे हैं, विपक्ष एकजुट होगा। लेकिन मैं तो सीधे पूछ रहा हूं सर, विपक्षी एकता की जब बात हो रही है तो इसका सूत्रधार कौन होगा, कौन सी पार्टी होगी, कौन सा नेता होगा, और केंद्र बिंदु जिसे कहा जाए इस अलायंस का? दूसरा सवाल, देखिए अब तक तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी अपना टाइम आएगा, अब कर्नाटका में जीत के बाद तो वो कह रही है कि अपना टाइम आ गया। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, तो कांग्रेस पार्टी रिटर्न्स वाली बात हो रही है। अब ऐसे देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, अब इसको थोड़ा सा बड़ा मन रख के देखिए। हमारे देश में जो लड़ाई अभी चल रही है वो देश को बचाने की लड़ाई चल रही है। तो मोदी के खिलाफ कौन है? पूरा देश है। छोर कहाँ है? पश्चिमी छोर है, उत्तरी छोर है, दक्षिणी छोर है, पूर्वी छोर है। हर छोर में हमारा देश इतना बड़ा देश है कि हर जगह कोई ना कोई भारत का लाल, भारत की बेटी खड़ी है। भारत को किस तरीके से मजबूत करना चाहिए। तो आज भारत की बेटी ममता बनर्जी खड़ी है अपने जगह में, भारत का लाल नीतीश कुमार खड़ा है अपने जगह में, भारत का कान्हा खड़ा है उत्तर प्रदेश में, भारत का कृषि खड़ा है झारखंड में जी, भारत की अस्मिता खड़ी है दक्षिणी में। तो ये हर जगह से लीडरशिप है। और ये बिल्कुल मानना होगा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता बूथ में है उतने तो मैंने भाजपाइयों के नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस तो लड़ना पड़ेगा ना, 200 सीटों 300 सीटों के बीच में तो लड़ना पड़ेगा। और जब लड़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो वो अपने जगह में लड़ेंगे और जहां जो मजबूत है वो वहां लड़ेगा और हराएगा मोदी शासन को। 1:1 की जब लड़ाई होगी हारेंगे। और कोई चेहरा नहीं चाहिए, चेहरा एमपी चुनते हैं। जितने एमपी हमारे बन के आएंगे वो चेहरा चुन लेंगे और देश के ही लाल को ही, देश के ही बेटी को ही जगह मिलेगी। ठीक है आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊं। मानव जी, उससे पहले एक छोटा सा सवाल जल्दी से जवाब दीजिएगा कि भाई क्या बीजेपी से चुनाव में लड़ने से पहले तो अपने अपने प्रतिनिधित्व के लिए एक लड़ाई आपको कांग्रेस पार्टी से लड़ने पड़ेगी, जो रवैया अधीर रंजन चौधरी का दिखा? क्योंकि अभी तो औपचारिक तौर पर अधीर रंजन चौधरी ने ही बात कही सर, उन्होंने तो देखिए अधीर रंजन चौधरी जी को बहुत जन सीरियसली नहीं लेते हैं। उनका बंगाल में भी जो जनाधार है, उनका पर्सनल जो जनाधार है वो सबको पता है। और जहां तक बात है कि भैया 2021 के इलेक्शन में भी वो लड़े थे, बहुत कुछ उन्होंने बयानबाजी करी थी, जनता ने उनको चेहरा दिखाया है,
उनको आईना देखने को मिला है। और जहां तक बात है भाई, ये देश वाली जो बात है, वहां पे हम भाजपा को हराएंगे और निश्चित रूप से हराएंगे। वो कांग्रेस को डिसाइड करनी होगी कि भाई वो बड़ा वृक्ष है, वो झुकना चाहता है कि फलदार बनना चाहता है, वो कांग्रेस को डिसाइड करनी है। कांग्रेस को डिसाइड करने दें। ठीक है सर, मैं लौटूंगा। और आशुतोष जी, मैं एक सेकंड रुक रहा हूँ आप, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, विजय कौशिक साहब, और शहजाद अहमद साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। आऊंगा आशुतोष जी, मैं एक बार एक एक रिएक्शन में ले लूं विजय कौशिक से और शहबाज अहमद साहब से। विजय कौशिक साहब, सीधा सवाल है, ममता बनर्जी जी ने जो फॉर्मूला तय किया, इसमें देखिए अब अधीर रंजन तो कह रहे हैं कि वो कर्नाटक में नहीं आई, तो भाई उनका इंटेंट पे वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो फॉर्मूला मानेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार भी सहमत हैं, अखिलेश यादव भी सहमत हैं, भाई थोड़ा सा झुकना तो पड़ेगा अगर फलदार वृक्ष बनना है, जो कह रहे हैं मानव जायसवाल साहब। नहीं, ऐसे फलदार वृक्ष का भी फायदा क्या है कि मेहनत तो वृक्ष करे और उसके फलों को ममता बनर्जी या कोई दूसरी पार्टी तोड़कर ले जाए, तो ऐसे फलदार वृक्ष का करना क्या है। हमारी नीति यही है फिलहाल कि हम चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं करेंगे। चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर कोई भी गठबंधन की कोई बात होगी, उसके बाद तब देखेंगे। ममता बनर्जी का क्या है, बदलने में 2 मिनट लगते हैं। जब इनके विधायक मंत्रियों के ऊपर सीबीआई ईडी की रेड पड़ती है तो इनके सुर नरम हो जाते हैं। जब इनकी मिली भगत हो जाती है तो इनके सुर नरम हो जाते हैं। तो इनके लिए खुद को बचाना प्रथम लक्ष्य है, देश सेकंड नंबर पर है, जबकि कांग्रेस के लिए देश पहले नंबर पर है। और हमारे ऊपर चाहे कितनी ये छापेमारी कर लें, कुछ भी कर लें, हमें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं डरे लड़ाई लड़ने से, तो हम इन काले अंग्रेजों के खिलाफ क्या डरेंगे। लेकिन जो हमारे जो भी सहयोग देना चाहते हैं उनका स्वागत है, ममता बनर्जी का भी स्वागत है, लेकिन शर्त कोई नहीं चलेगी किसी की भी। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपने कांग्रेस पार्टी का औपचारिक स्टैंड है सर कि देखिए प्रीपोल किसी तरह का अलायंस नहीं होने जा रहा है, इसको पार्टी का औपचारिक स्टैंड मान लिया जाए जो आप बात कर रहे हैं टीवी 9? बिल्कुल माना जाना चाहिए। ठीक है सर। शहजाद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक रिएक्शन आपका भी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो स्टैंड अपना क्लियर किया गया, अब ऐसा लग रहा है कि भाई विपक्षी एकता की तो चुनावों से पहले हवा निकल गई। शहजाद जी, माइक म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए सर। शहजाद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक का जो है वो म्यूट है, उसको प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ देखिए जी, नाम मेरा शहजाद अब्बास है जी, उसको सही करवा दीजिए। देखिए कांग्रेस पार्टी जो आज ममता बनर्जी जी का बयान आया है जी, होना चाहिए। कर्नाटक के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का हश्र हुआ है, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो शासनकाल में जो वादे किए तो उनको पूरा नहीं किया है। मीडिया एक सवाल ये बार बार कर रहा है कांग्रेस पार्टी से कि आप ये कर्नाटक में आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है कि उन्होंने एक वायदा किया था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो नौकरियां तो उसने दी नहीं। 10 साल से वो सत्ता के अंदर अपने वादे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूरे किए। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने भी मुसलमानों के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने